नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर रेलवे में आए हुए 50 महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद सुमेलित नहीं है। आपको इसमें से बताना है कौन सा अनुच्छेद आप एक सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जो अनुच्छेद 48 है, इसमें न्यायपालिका का कार्य से पृथक्करण के संबंधित नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए तथा कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो कैसा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जिसे टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। आपको बताना है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे टका कहा जाता था, तथा पीतल का भी सिक्का जारी किया था जिसे जीतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीतल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। आपको बताना है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा सबसे पुराना ग्रंथ जो हमारा होता है ऋग्वेद, उसी में मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। आपको बताना है शिव जी की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है वो किस रूप में प्रदर्शित होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षक के रूप में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो आपको बताना है कि जो चीनी लेखक थे जैसे वेंग शांग, ये सब जो लेखक थे, तो भारत को किस रूप में उल्लेखित करते थे, किस नाम से। तो इसका सही जवाब होगा इन्तु। सही है, क्या होगा? इन्तु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था। तो आपको बताना है कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 28 महीने। देखिए, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, तथा इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर टू द पॉइंट क्लासेस पर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित रोग नहीं है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा रोग जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है, जबकि 3 इसमें से ऐसे रोग हैं जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित होते हैं। तो इसमें आपको नहीं बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जापानी एन्सेफ्लाइटिस। जापानी एन्सेफ्लाइटिस है वो मच्छर से, ये जो टाइगर मच्छर है इससे नहीं फैलता है। ठीक है, ये हमारा फैलता है मच्छर ल्यूकेलस ब्रुक्सेन से। ठीक है, कौन से मच्छर से? ल्यूकेलस ब्रुक्सेन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा रोग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैरामस। कौन सा है? मैरामसमस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया जाता है कुछ किसके द्वारा। तो आपको बताना है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। आपको बताना है मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है। आपको याद होना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। अवतल दर्पण इस टाइप का होता है, जबकि उत्तल दर्पण जो हमारा होता है उत्तल दर्पण जो होता है इस टाइप का होता है। उसके अंदर कालिक होती है, ये परावर्तक सतह होती है, और अवतल दर्पण परावर्तक सतह ये होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। आपको इसमें बताना है बिना तार के जो संचार होता है वो पृथ्वी की किस सतह द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो इसको आपको पता ही होगा, आयन मंडल के द्वारा। ठीक है, पृथ्वी में हमारे 5 मंडल होते हैं। कौन कौन से? सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल या जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है। उसके बाद होता है मध्य मंडल जो होता है वो हमारा ओजोन मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? ओजोन मंडल। ठीक है, उसके बाद जो होता है हमारा वो होता है आयन मंडल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला होता है बहिर्मंडल। ठीक है, एक्सोस्फीयर। इसे इंग्लिश में कभी कोई पूछ लेता है, ये हमारा ट्रोपोस्फीयर होता है, दूसरा वाला स्ट्रोपोस्फीयर, तीसरा वाला ओजोनोस्फीयर, और जो चौथा वाला होता है आयनोस्फीयर, और जो लास्ट वाला होता है एक्सोस्फीयर। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अवरक्त प्रकार के किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आपको इसमें से बताना है कि निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो आपको बताना है इसमें सबसे ज़्यादा किस देश में नाभिकीय संयंत्र हैं, वहाँ से बड़े से ज़्यादा कम की ओर आपको बताना है। ठीक है, तो उसका सही जवाब होगा 4, 1, 2 एंड 3। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जवाब होगा सॉरी इसका गलत हो गया। इसका जवाब होगा 4, 1, 3, 2। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे जो नाभिकीय संयंत्र है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, दूसरा फ्रांस में है, तीसरा रूस में है और चौथा जो है जापान में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित विकिरण द्वारा अवशोषित किया जाता है। आपको बताना है पीने की जो पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए किस विकिरण को अवशोषित किया जाता है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। आपको बताना है जो हम लोग कोल्ड स्टोरेज में सामान रखते हैं उसका परीक्षण किस प्रकार से होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके हम लोग प्रशीतन में खाद्य पदार्थों की परिरक्षण करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रोटीन की प्रचुरता का खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ये इसका सही नहीं होगा, जबकि ऑप्शन ए, बी, सी ये सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं थे? आपको इसमें से बताना है जो दक्षिण भारत के जो संत होते थे उन्हें अलवार संत कहा जाता था, इनमें से कौन नहीं है? आपको नहीं बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिरुज्ञान। जो मिरुज्ञान थे वो दक्षिण भारत के अलवार संत नहीं थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? आपको बताना है मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार आधारित थी? तो आपको बताना है गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यास पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पादन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो आपको बताना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसमें से सभी, अर्थात भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC और IDBI। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वधार योजना है। आपको बताना है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, स्वधार योजना क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक मतलब क्या था कि उसमें पेंशन मिलती थी, उसे स्वधार योजना कहा जाता था। ठीक है, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को एक पेंशन मिलती थी जिसे स्वधार योजना कहा जाता था। इसकी शुरुआत 2001 से 2002 के बीच में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न क्या है, इको मार्क योजना 1991 में उपयोगकर्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई थी जिसका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? तो
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 64 का ऑप्शन डी, औषधि एवं प्रतिजैविक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? आपको बताना है कौन सा उत्पादक है इसमें। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरे पौधक जो होते हैं उत्पादक होते हैं, जबकि बाघ, मोर, गाय ये सब उत्पादक नहीं होते। इसमें गाय उत्पादक भी है, लेकिन ये भी क्या होती है, ये पोषण दूसरों से भी लेती है। जैसे घास को खा के पोषण लेती है, मोर भी सांप को खाकर या कीड़े मकोड़े खा के, बाघ जो होते हैं हिरन को खाकर अपना उत्पादन करते हैं, जबकि जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य का प्रकाश लेकर उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी परितंत्र तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो महासागर होता है वो सर्वाधिक स्थायी परितंत्र होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है किस बुक में होती है? आपको बताना है जो प्राणी विलुप्त हो जाते हैं उनको किस बुक में उनको नोट किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेड डाटा बुक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैव मंडल रिजर्व जो होती है वो हमारा क्या होता है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति बनाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी हैं, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परतों का क्षरण एवं प्रदूषण भी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 सही परिभाषित करती है? इसमें आपको बताना है कि जो एजेंडा 21 थी वो क्या थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह 21वीं सदी में विश्व का पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना थी, जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण एक जैव सूचक है? आपको इसमें से बताना है कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। आपको इसमें से बताना है इन चारों में से किसके द्वारा जो होती है वह अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका जो सही होगा ऑप्शन डी जो है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो होती है हमारी अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक चिन्ह सही सुमेलित है? आपको इसमें से बताना है कौन सा इसमें से एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बायोस्फीयर रिजर्व जो होती है एडवर्ड सुयस द्वारा कही गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए पैकेज प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित गैसों में कौन से अंतर्गत आच्छादित है? इसमें से कौन सा गैस आच्छादित है? ठीक है, आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यही इससे संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित व कर मौत उत्पन्न करता है? इसमें से आपको बताना है कौन सा एक ऐसा तत्व है जो वायु प्रदूषक का कारण है तथा वो रक्त में मिलकर मौत उत्पन्न कर सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैडमियम जो होती है वो हमारे रक्त में अगर मिल जाए तो मौत इससे हो सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि के अनुसार रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत करना है आपको। तो आपको बताना है इसमें सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी। ठीक है, सॉरी, आपको ज़्यादा से कम की ओर बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा, सबसे ज़्यादा इसमें था सबसे ज़्यादा था जो चौथे वाले में उत्तर प्रदेश में था, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको अगला प्रश्न है, किस स्तर डेसिबल में
से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। आपको बताना है किससे अधिक अगर डेसिबल ध्वनि हो जाएगी तो हमारी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगी और ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगर 80 डेसिबल से जो ध्वनि अगर ऊपर हो जाएगी तो हमारी ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है इसमें, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जो 60 वर्ष के ऊपर के आयु के समूह के व्यक्ति होते हैं वो आश्रित आबादी के समूह के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में से किसमें स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। लक्षद्वीप में जो है 92% लोग वहाँ पे स्त्रियाँ पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आपको इसमें से बताना है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा 82 डिग्री 30 पूर्वी। ठीक है, 82 डिग्री 30 पूर्वी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झांसी में मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर जो रोड एक है नेशनल हाईवे, और जो एक हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर है वो हमारे जहाँ मिलते हैं वो झांसी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उसका जो पहला वाला है ऑप्शन ए, जो नाथुला पास है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे है? सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनोच्छादित है? आपको बताना है किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र है उसमें वनों का संख्या सबसे अधिक है प्रतिशत में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, राम सेतु शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है? आपको बताना है, जिसे हम एडम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राम सेतु को, तो ये कहाँ से शुरू होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धनुषकोडी से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? आपको बताना है विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो देखिए 2002 का क्वेश्चन, मतलब 2002 की जनगणना के अनुसार था, तो उस टाइम उसका था म्यांमार। ठीक है, लेकिन अब कोई भी ऐसे देश नहीं है जिनका 2/3 चावल के व्यापार से उनका जो कुल निर्यात होता हो। ठीक है, भारत भी इसमें नहीं है। ठीक है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, तथा जो लोग नए आए हैं वो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।